गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपने मंडे को जो 21 सितंबर आपकी होम साइंस की थर्ड ऑनलाइन क्लास हुई है, इसमें आपने लेसन 3 होम साइंस का चैप्टर 3 पढ़ा है, जन पोषण तथा स्वास्थ्य। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपने इसके उद्देश्य जो जान लिए हैं वो है जन पोषण के महत्व को समझना। आपने जन पोषण के महत्व को समझ लिया है कि सबका जो पूरी सोशल गैदरिंग है, जो सारे मिलजुल कर लोग हैं, उनके पोषण का क्या महत्व है। पोषण समस्याओं का ज्ञान प्राप्त किया है कि पोषण संबंधी क्या क्या समस्याएं होती हैं। पोषण समस्याओं से संबंधित कारक कौन कौन से हैं। पोषण समस्याओं के समाधान हेतु कौन कौन सी कार्यनीतियाँ बनाई गई हैं, उसका वर्णन किया गया है। पोषण संबंधी समस्याओं से निपटने के कार्यक्रमों की जानकारी भी दी गई है इस चैप्टर में। इसमें आपने जाना कि जन पोषण और स्वास्थ्य क्या है। जन पोषण तथा स्वास्थ्य कला और विज्ञान दोनों का समावेश है। इसकी मूलभूत संकल्पनाएं क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है जन पोषण तथा स्वास्थ्य का। इससे हमें क्या फ़ायदा है, हम क्या इसको पढ़कर हम क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, इससे हमें क्या संकल्पनाएं बनाई हैं जन पोषण तथा स्वास्थ्य से। पहला हम जान लेते हैं स्वास्थ्य को उन्नत करना, कि जन पोषण से हम क्या कर सकते हैं। सभी लोगों के स्वास्थ्य को उन्नत बढ़ा सकते हैं, लोगों की परिस्थितियों को रोकथाम कर सकते हैं, कि किसी की हेल्थ को हम अच्छी हेल्थ बना सकते हैं, और रोगों की जो परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशंस क्रिएट होती है बीमार होने के लिए, उसकी रोकथाम की जा सकती है। दूसरा, आज के समाज के संगठित प्रयासों, कार्रवाई व समुचित पोषण के द्वारा जीवन अवधि को दीर्घ बनाना, कि सभी मिलजुल कर स्वास्थ्य की तरफ, जन पोषण तथा स्वास्थ्य की तरफ कोई कार्रवाई, कोई प्रयास करते हैं। सब मिलजुल कर हमारे स्वास्थ्य की, पूरे समाज के स्वास्थ्य की जीवन अवधि को दीर्घ मतलब लंबी बनाते हैं, लंबी आयु प्रदान करते हैं। आगे हमने जाना कि समुदाय क्या है। समुदाय लोगों का ऐसा विशिष्ट समूह है जिसमें कुछ सामान्य विशेषताएं पाई जाती है सब में, कि जैसे कि सबकी समुदाय में सब लोगों की भाषा एक जैसी हो, एक ही सरकार हो, एक ही राष्ट्र में रहते हैं, एक ही राज्य में रहते हैं, एक ही शहर में, और सबकी स्वास्थ्य जो समस्याएं हैं वो भी मिलती जुलती हैं। ये जन पोषण निकला कहाँ से, किस चीज़ का भाग है। हमने जाना कि ये एक विशिष्ट भाग है ज्ञान का, जो किससे विकसित हुआ है। पोषणात्मक, जैविक, व्यवहारिक, सामाजिक और प्रबंधन विज्ञान से विकसित हुआ है। तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट हमें समझना है, जन पोषण और स्वास्थ्य नैदानिक पोषण से अलग है। जन पोषण स्वास्थ्य अलग चीज़ है, नैदानिक पोषण अलग है। नैदानिक पोषण हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। नैदानिक पोषण क्या है, कि कोई बीमार हो जाता है, उसकी जो अलग नीड्स होती हैं बॉडी की, उसके अकॉर्डिंग जो हम उससे को रिकवरी करने के लिए जो पोषण में चेंजेस लाते हैं, जो खाने में चेंजेस लाते हैं, वो है नैदानिक पोषण। लेकिन जन पोषण और स्वास्थ्य क्या है, समुदाय से जुड़ा हुआ है, सारे समुदाय से रिलेटेड है, जो पूरी कम्युनिटी का पोषण है, और उसकी हेल्थ के बारे में जो डिस्कशन है वो जन पोषण और स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। आगे हमने इस पाठ में जाना कि दुनिया भर में 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के कम से कम 50% बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण कुपोषण ही होता है, जबकि हमारे देश में आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। भारत में जन्म लेने वाले लगभग 1/3 बच्चे सामान्य से कम जन्म भार वाले होते हैं। जो नॉर्मल बर्थ वेट है, सामान्य भार जो बच्चों का होना चाहिए, वो 250 किलोग्राम है। लेकिन हमारे इंडिया में, हमारे देश में 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो बच्चे हैं, उनका 2.5 किलोग्राम भी वज़न नहीं होता है, उससे कम होता है। इसका मतलब वो क्या है, मॉल न्यूट्रिशियस है, अंडर वेट है। इस कमी के साथ जीवन प्रारंभ करने वाले शिशु का स्वास्थ्य, वृद्धि एवं विकास की सभी अवस्थाओं में भी निम्न स्तर का ही रहता है। इसके बाद हमने जाना सामाजिक आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर परिवार के विद्यालय पूर्व आयु के बच्चों की वृद्धि एवं विकास की दर निम्न स्तरीय हैं, कि जो बच्चे बिलो पॉवर्टी लाइन है, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, उनकी जो विकास की दर है, वृद्धि है, विकास की दर है, वो निम्न स्तर की, लो लेवल की है। इनमें से लगभग आधे बच्चे मध्यम और साधारण अल्प पोषण से ग्रसित हैं, वो भी क्या हैं, माल न्यूट्रिशियस हैं। आज भी देश की संख्या का बड़ा हिस्सा विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे कि लोहा, जिंक, विटामिन ए, आयोडीन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी से पीड़ित हैं। तो जन पोषण स्वास्थ्य पढ़ने के बाद ही हम ये सब जान पाए हैं कि कितने बच्चे मॉल न्यूट्रिशियस हैं, कितने बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोग बेरोज़गारी और गरीबी के अंतर्गत आते हैं,
कितनों के जीवन शैली और आहार पद्धतियों में परिवर्तन की आवश्यकता है। तो जन पोषण और स्वास्थ्य पढ़ने का ये महत्व इसलिए ज़रूरी, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम अपने जो देश की स्थिति है वो जान पाएँ। इसके बाद इस पाठ में आपको बताया गया 3 फेसेस ऑफ माल न्यूट्रिशन कि अल्प पोषण के उत्तरदायी कारक जो रिजल्ट्स हैं अल्प पोषण के हम देखने को मिलते हैं। पहला है अंडरवेट, अल्प भारी। अल्प भारी क्या होता है? शरीर का भार उसकी आयु के अनुरूप उचित भार से कम हो, कि जितनी हमारी आयु है उसके अकॉर्डिंग जितना हमारा वेट होना चाहिए उतना नहीं होता, उससे कम होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? अल्प भारी या अंडरवेट। हम अपनी एज के अकॉर्डिंग उतनी वेट के नहीं होते, उससे कम वेट के होते हैं, हमारा भार उससे कम होता है जो हमारी आयु के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं? अल्प भारी। दूसरा देखने को मिलता है, दूसरा फेज जो माल न्यूट्रिशन का देखने को मिलता है वो स्टंटिंग, बौनापन। बौनापन किसे बोलते हैं? शरीर की ऊंचाई आयु के अनुरूप उपयुक्त ऊंचाई से कम हो, कि जो हमारी आयु है उसके अकॉर्डिंग हमारी हाइट ना होकर उससे कम हो, वो कहलाती है स्टंटिंग या फिर बौनापन। तीसरा है वास्टिंग, क्षयकारी। क्षयकारी क्या? भार ऊंचाई की तुलना में पर्याप्त नहीं है। वास्टिंग क्या है? कि जो हमारी हाइट है उसके अकॉर्डिंग हमारा वेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाइट लंबी है और हमारे आयु के अकॉर्डिंग भार ठीक है, लेकिन हाइट अगर बड़ी है तो हमारा जो भार है वो हमारी हाइट के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए, हमारी एज के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। तीनों चीज़ें मैच होनी चाहिए, कि जो आयु है उसके अकॉर्डिंग हमारा हाइट कितनी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वेट कितना होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें अगर हम अंडर वेट हैं या हमारी हाइट ठीक से नहीं बढ़ रही है या हमारा वेट हमारी हाइट के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रहा है, तो ये तीनों फेसेस किसके अंडर आते हैं? माल न्यूट्रिशन, अल्प पोषण के अंदर आते हैं। आगे हमने जाना कि हमारा देश कुपोषण के दोहरे भार से ग्रस्त है। दोहरा भार कैसे? ऐसा नहीं है कि कोई अंडर वेट है तो ही कुपोषित कहलाएगा, नहीं। अगर कोई आवश्यकता से अधिक खा रहा है और उसका वज़न आवश्यकता से अधिक है तो वो भी कुपोषित कहलाता है। अल्प पोषण और अति पोषण दोनों ही कुपोषण के अंतर्गत आते हैं। आगे हमारा आता है जन पोषण विशेषज्ञ का कार्य, कि जो जन पोषण के बारे में पढ़ रहे हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनका कार्य क्या है, वो करते क्या हैं इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत वो सबसे पहले क्या करते हैं? समस्या और उसकी व्यापकता की पहचान करते कि क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है और वो कितनी ज़्यादा फैली हुई है, कितने बड़े मैग्नीट्यूड पर वो फैली हुई है, कम से जगह में है या बहुत बड़े लेवल पे है। उसके बाद उसको समझते हैं कि कैसे और क्यों यह समस्या पैदा होती है, कि कोई भी बीमारी है या कोई कुछ भी है हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी है, कि वो कैसे और क्यों हुई, ये समस्या पैदा क्यों हुई। उसके बाद वो उसके लिए कार्य नीतियों की योजना बनाना आरंभ करते हैं। योजना बनाने के बाद कि उन्हें लागू कैसे करना है उसकी कार्रवाई करते हैं। लास्ट स्टेप फिर आता है उनके प्रभाव का मूल्यांकन करना। जब वो कार्य नीतियाँ बना देते हैं, योजना बना लेते हैं और उसको लागू कर देते हैं, उसके बाद लास्ट में उसको इवेल्युएट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं कि वो कितनी ज़्यादा प्रभावित हुई, उसका कितना इफ़ेक्ट पड़ा है इस समस्याओं पर और कितना ज़्यादा सुधार आया है समस्याओं में। फिर हमने जाना हमारे इंडिया में पोषण संबंधी समस्याएं कौन कौन सी हैं। 2 मेन समस्याएं हैं पोषण संबंधी हमारे भारत में। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण PEM, और दूसरी है सूक्ष्म पोषकों की कमी, कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन किससे होता है? प्रोटीन की कमी के कारण, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण खाने में हमारे। और दूसरी बीमारियां जो होती हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं? जो हमें हमारे आहार में बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं। जैसे पहला है लोह तत्व की कमी, लोहे की कमी के कारण हमें होता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया क्या होता है? हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। और ये कमी किस कारण से होती है? क्योंकि हमें अपने आहार में, अपने पोषक तत्वों में लोह तत्व ठीक से नहीं मिल पाता। दूसरा जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है वो है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए डेफिशिएंसी से हमें होती है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, हमारी आँखों की रोशनी कमज़ोर होने लग जाती है। तीसरा हमने पढ़ा आयोडीन की कमी से जो बीमारी होगी, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। आयोडीन हमें किससे मिलता है? नमक से मिलता है। आगे हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तीसरा हमने जाना, तीसरी समस्या क्या है? छिपी भूख, हिडन हंगर क्या है? हिडन हंगर क्या है? कि हम खा लेते हैं खाना, हमारा पेट भी भर जाता है, लेकिन सिर्फ पेट भरना ही हमारा मोटिव नहीं है।
हमारा मोटिव क्या है कि हमारे शरीर को अच्छे से सभी पोषण मिले, और अगर वो सारे पोषक तत्व हमें नहीं मिलते हैं तो उनकी कमी रह जाती है हमारे शरीर में, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिडन हंगर, छिपी भूख। अब हम बारी बारी एक बार सबके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं कि प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण क्या है। सबसे पहले प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। ये किस कारण से होता है? अपर्याप्त भोजन का सेवन, जब हम अच्छे से खाना नहीं खाते हैं और वृद्ध पोषक तत्व, ऊर्जा और प्रोटीन का अपर्याप्त सेवन हो। हम खाना तो खा लेते हैं लेकिन उसमें क्या है, जो हमारे वृद्ध पोषक तत्व हैं जो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, प्रोटीन और एनर्जी, प्रोटीन और ऊर्जा जो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, जब वो हमें सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलती है तो हम प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। इसके कारण हम 2 रोग से ग्रसित हो जाते हैं। पहला है मरासमस, भोजन और ऊर्जा की कमी। इसमें क्या होता है, हमें ऊर्जा की कमी के कारण ये रोग होता है, इसे सूखा रोग भी बोलते हैं। दूसरा है क्वाशियोरकर, ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इसमें हमें शरीर तो हमारा गोल मटोल दिखाई देता है, लेकिन क्या है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, जो हमारे शरीर की टूट फूट है वो होना बंद हो जाती है, बीमारियों से हम ग्रसित हो जाते हैं। धीरे धीरे हम बहुत ज़्यादा वीक फील करने लग जाते हैं। आगे हमें बताया गया सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था, आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया। दूसरा हमने पढ़ा विटामिन ए की कमी के कारण जो रतूंदी है, और तीसरा हमने पढ़ा था आयोडीन की कमी के कारण थायराइड गोइटर जो हो जाता है, उस बीमारी के बारे में पढ़ा। अभी हम धीरे धीरे एक एक करके सबको एक्सप्लेनेशन सबकी अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला लोह तत्व की कमी के कारण अरक्तता, इसे हम अरक्तता भी बोलते हैं, अनीमिया भी बोलते हैं। जो ये किसकी कमी के कारण होता है, लोह तत्व की कमी के कारण होता है। और सिम्टम्स क्या हैं अरक्तता के? पहला है सामान्य पीलापन, फेस हमारा पीला पीला दिखाई देने लग जाता है। दूसरा है हमारे नील्स और हमारी जीभ पीली सी हो जाती है। तीसरा जो इसका सिम्टम है, लक्षण है, वो है नेत्र श्लेष्मा का पीलापन, जो हमारी आंखों में सफ़ेद वाला भाग है वो पीला पड़ जाता है। फोर्थ जो सिम्टम इसका है, सांस फूलने, हमारी सांस फूलने लगती है, हमारा जो तालू है वो कोमल हो जाता है। स्मरण शक्ति पर भी प्रभाव पड़ता है, ध्यान हम अच्छे से अपना केंद्रित नहीं कर पाते हैं, हमें एकाग्र होने में टाइम लगता है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं चीज़ों में, चक्कर आने लगते हैं, हमें हर वक्त थकावट सी महसूस होने लगती है। ये सारे सिम्टम्स किसके हैं? लोह तत्व की कमी के होने वाले कारण से जो रोग होता है अरक्तता, उसके ये सारे सिम्टम्स हैं। आगे हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में, विटामिन की कमी के कारण जो रोग होता है। इससे पहले हम विटामिन ए की कमी के कारण होने वाले रोगों के बारे में पढ़े। हमें बताया गया कि पालक को सुपर फूड क्यों कहा जाता है, इसके कुछ कारण हैं, वो हम जान लेते हैं एक बार। क्या क्या बताया गया था? पालक में किसी भी सब्ज़ी की तुलना में अधिक पोषक तत्व होते हैं। पालक में कोई भी सब्ज़ी हो, उस सबसे ज़्यादा पोषक तत्व हमें पालक में पाए जाते हैं। पालक में मौजूद कैल्शियम हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करता है। पालक में क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। पालक में हमें लोह तत्व भी मिलता है, जिससे कि अरक्तता से बचाता है हमें। पालक में विटामिन ए भी मिलता है, जो हमें आँखों को, हमारी आँखों की रोशनी उसको तेज़ बनाता है, हमारी त्वचा को चमकदार बनाता है। और पालक खाने से रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, रोगों से लड़ने की शक्ति भी हमारी बढ़ती है। अब आगे हम जान लेते हैं विटामिन ए की कमी के कारण कौन कौन से रोग में होते हैं। अब हम एक बार विटामिन ए की डेफिशिएंसी, विटामिन ए की कमी के होने से होने वाले रोगों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं विटामिन ए हमारे शरीर में आवश्यक क्यों है। सबसे पहला ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें विटामिन ए की आवश्यकता होती है। दूसरा स्वस्थ उपकला के लिए। तीसरा सामान्य दृष्टि की, हमारी जो दृष्टि है वो सामान्य बनी रहे, हमें ठीक से दिखाई देता रहे। फोर्थ ग्रोथ, हमारी वृद्धि के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो क्या हो सकता है? संक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता में कमी होगी, हमारी जो बीमारियों से लड़ने की शक्ति है, जो हमारी इम्यूनिटी है, वो लो होती चली जाएगी। दूसरा रतौंधी, शाम के समय में धीरे धीरे हमें दिखना थोड़ा कम होता जाता है, उसे नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। शाम के समय में दिखना जो कम हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे अगर ज़्यादा कमी होती जाएगी हमारे शरीर के अंदर तो हम पूर्ण अंधता, कंप्लीट ब्लाइंड हो जाएंगे।
नेक्स्ट है शरीर की वृद्धि प्रभावित होगी। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमारी हाइट और वेट की ग्रोथ रुक जाएगी, हमारे शरीर की ग्रोथ रुक जाएगी। आगे हमने जाना विटामिन ए कमी और संक्रमण का दुष्चक्र। विटामिन ए की कमी और संक्रमण का दुष्चक्र, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है बेटा कि अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाए, कमी होने के कारण क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता हमारी कम होती चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ज़्यादा बीमार होते चले जाएंगे। इससे क्या होगा, विटामिन ए की कमी और अधिक हो जाएगी, उससे और अधिक क्षति हमें पहुंचेगी। जितनी अधिक हमें विटामिन ए की कमी हमारे शरीर के अंदर होगी उतनी ज़्यादा हम फिर हमारा इम्यून सिस्टम कम होता चला जाएगा, फिर उसके कारण फिर हमें विटामिन ए की कमी से अधिक क्षति होगी। तो इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है, ख़त्म ही नहीं होता है। इस पूरे चक्र को क्या बोलते हैं हम? विटामिन ए की कमी और संक्रमण का दुष्चक्र। अभी तक हमने अपने देश में पोषण संबंधी समस्याओं में सबसे पहले पढ़ा प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण। इसके कारण जो बीमारियां होती हैं मरासमस और क्वाशियोरकर, मरासमस जिसे सूखा रोग भी बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा विटामिन की कमी के कारण होने वाले रोग, और उससे पहले हमने पढ़ा आयरन की कमी के कारण होने वाले रोग। लोह की तत्व की कमी के कारण होने वाले रोग में है अरक्तता, और विटामिन की कमी के कारण होने वाले रोग हैं रतौंधी, पूर्ण अंधता, और इसके अलावा हमारे इम्यूनिटी को कमज़ोर बनाना। विटामिन ए डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है, संक्रमण से के प्रति प्रतिरोधकता में कमी आती है, उससे लड़ने में कमी आती है। अब लास्ट हम पढ़ने वाले हैं IDD, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ये क्या है? सामान्य मानसिक और शारीरिक विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है। रिक्वायरमेंट ये ज़रूरी किस लिए है? हमारी जो नॉर्मल ग्रोथ है, हमारी फिजिकल, हमारे शारीरिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा? आयोडीन की कमी के कारण क्या होगा? थायराइड हार्मोन की अपर्याप्त मात्रा से गलखंड होता है। आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायराइड हार्मोन में क्या होगी? गड़बड़ी हो जाएगी, जिसके कारण गले में गोइटर, गलखंड हो जाएगा। हमारी मिट्टी, ये किस कारण से होता है? खाने में, मिट्टी में आयोडीन की कमी होना, इससे क्या होता है, हमारे शरीर में गलखंड हो जाता है। और इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं कि इसकी कमी के कारण बीमारियां क्या क्या होंगी? मानसिक मंदन, हम मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं, हमारा जो दिमाग है हमारी एज के अकॉर्डिंग उससे कम चलेगा, बचपना जैसे आ जाता है बड़े लोगों में, तुमने देखा होगा मेंटली रिटार्डेड, मानसिक प्रॉब्लम हो जाती है। और जन्मजात विकृतियाँ, बचपन से ही एबनॉर्मेलिटीज़ हमारे शरीर में आने लग जाती है। ये होता है आयोडीन की कमी के कारण। आगे हमने जाना कि अल्प पोषण से संबंधित कारक कौन कौन से, कि किन कारणों से अल्प पोषण के शिकार होते हैं हम। सबसे पहला है व्यक्तिगत स्तर पर कौन कौन से कारण हो सकते हैं। पहला है अपर्याप्त आहार का सेवन, कि हम अपना प्रॉपर खाना नहीं लेते, जितनी हमें आवश्यकता होती है उस मात्रा में हम खाना नहीं लेते। दूसरा, अगर हम किसी रोग से ग्रस्त हैं तो भी हम अल्प पोषण के शिकार हो सकते हैं। फिर दूसरा है घरेलू स्तर पर क्या क्या कारण हो सकते हैं। घरेलू स्तर पर हमारे हाउस होल्ड लेवल पर क्या क्या कारण हो सकते हैं अल्प पोषण के। पहला है अपर्याप्त जल और स्वच्छता, कि हमारे घर में जल की सप्लाई अच्छे से नहीं आ रही है, जितनी हमें आवश्यकता है जल की वो हमें नहीं मिल पा रही है। हाइजीन हमारा अच्छा नहीं है, स्वच्छता नहीं है हमारे घर पे। दूसरा, इनएडुकेट एजुकेशन, अपर्याप्त शिक्षा, हमें शिक्षा पर्याप्त रूप से नहीं मिली हुई है, जितना हमें शिक्षित होना चाहिए, जिन चीज़ों की हमें जानकारी होनी चाहिए वो हमें नहीं पता है। नेक्स्ट है भोजन की अपर्याप्त उपलब्धता, कि हमें जितना खाने की आवश्यकता है हमें उतनी पर्याप्त मात्रा में खाना ही नहीं उपलब्ध हो रहा है घर पर, तो ये भी एक अल्प पोषण का कारण है। तो नेक्स्ट है फोर्थ, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं, कि हमें अपने घर पर जो स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, हाइजीन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हम अल्प पोषण के शिकार हो जाते हैं। थर्ड लेवल है मूलभूत कारण, की बेसिक कॉजेज़ क्या क्या हैं। अपने व्यक्तिगत स्तर को छोड़कर, घरेलू स्तर को छोड़कर भी कुछ बेसिक कारण हैं जिसके कारण हम अल्प पोषण के शिकार हो जाते हैं। पहला है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या है कि हमें खाना खरीदने के लिए, फल फ्रूट्स वेजिटेबल्स खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं हमारे पास, जो हमें आवश्यक पोषक तत्वों की ज़रूरत है वो हम अच्छे से खरीद नहीं पा रहे हैं आर्थिक कमी के कारण। दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। सामाजिक सांस्कृतिक कारक क्या हैं, जैसे
कहीं कहीं किसी किसी समाज में, किसी हमारे कल्चर में ये होता है कि हमें अंडा नहीं खाना है, हमें नॉन वेज नहीं खाना है। तो अंडा नहीं खाना है, अंडा क्या है, एक प्रोटीन का स्रोत है, लेकिन कहीं पर ये माना गया है कि अंडे को नॉन वेज की कैटेगरी में लिया गया था, वहाँ खाना ये अलाउड नहीं है। इसी तरीके से अलग अलग सोच मान्यताओं के, जैसे गर्भावस्था के दौरान ये बोला जाता है कि पपीता नहीं खाना चाहिए। तो ये हमारे हो गए सामाजिक सांस्कृतिक कारक, जिसके कारण हम अल्पपोषण के शिकार हो जाते हैं कई बार। अब हम जानेंगे कि राष्ट्रीय पोषण नीति के अंतर्गत जन पोषक समस्याओं से निपटने के लिए अपनाई जाने वाली कार्यनीतियाँ कौन कौन सी हैं। ये 2 लेवल पर हैं, अल्प अवधि हस्तक्षेप, लंबी अवधि की योजनाएं। अल्प अवधि हस्तक्षेप क्या है, कुछ समय के लिए ये योजनाएं चलाई जाती हैं, उसके बाद इनको बंद कर दिया जाता है। और दूसरी है लंबी अवधि की योजनाएं, जो बहुत लंबे टाइम तक चलती रहती हैं, रेयर इनको ख़त्म किया जाता है, ये चलती ही रहती हैं लंबे टाइम तक। अल्प अवधि हस्तक्षेप में सबसे पहले ICDS क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जो 0 से 6 वर्ष की आयु समूह के सभी संवेदनशील बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा सभी धात्री माताओं के लिए समेकित बाल विकास सेवाएं हैं। इसके बाद दूसरा है आवश्यक खाद्य पदार्थों का पुष्टिकरण, फोर्टिफिकेशन ऑफ एसेंशियल फूड्स। फोर्टिफिकेशन क्या होता है, हम अपने ही ज़रूरी खाद्य पदार्थों में जो हमें आवश्यक चीज़ें चाहिए होती हैं उसमें उसको ऐड कर दिया जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, नमक में आयोडीन को ऐड कर दिया बाहर से, तो फोर्टिफाइड हो गया हमारा सॉल्ट, हमारा नमक क्या कहलाएगा, पुष्टिकरित सॉल्ट कहलाएगा। पुष्टिकरण किसका हुआ है, आयोडीन का हुआ है। इसी तरीके से बहुत सारे फोर्टिफाइड फूड्स हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं, ये आती हैं हमारे अल्प अवधि हस्तक्षेप में। नेक्स्ट है कम कीमत वाले पोषक खाद्य पदार्थों का उत्पादन, कि हम कम कीमत में पोषक तत्वों के खाद्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व पाई जाएँ, लेकिन उसकी कीमत कम रखी जाती है, ये सरकार द्वारा बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म पोषकों की कमी पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, उन कमियों को कंट्रोल में लाना जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं, हमने पीछे पढ़ा था, जैसे आयोडीन की कमी के कारण गलखंड होता है। दूसरा लौह तत्व के कारण अरक्तता अनीमिया होती है, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होती है। ये सारे क्या हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं रोग। इन पर नियंत्रण करना अल्प अवधि हस्तक्षेप के अंतर्गत आता है। दूसरी NNP के अंडर जो आती है लंबी अवधि की योजनाएं, उसमें सबसे पहले भोजन उपलब्धता में सुधार करना, इम्प्रूविंग अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स, कि भोजन की उपलब्धता कैसे बढ़ाई जाए और उसका लेवल, उसमें पोषक तत्वों की अच्छे से मात्रा उपलब्ध कराई जाए, ये सरकार द्वारा चलाई जाती हैं स्कीम्स। दूसरा है आहार पद्धतियों में सुधार लाना, इम्प्रूवमेंट ऑफ डाइटरी पैटर्न्स। डाइटरी पैटर्न क्या है, कि किस खाने में कौन से पोषक तत्व हैं और क्या क्या उसमें इंक्लूड होना चाहिए, ये हमारे डाइटरी पैटर्न में आता है, आहार पद्धतियों में आता है, इसमें सुधार लाया जाता है सरकार द्वारा। लास्ट से गरीबी कम करना, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमारे भारत देश में गरीबी मात्रा बहुत ज़्यादा है, गरीबी कम करना ये भी राष्ट्रीय पोषण नीति के अंतर्गत आता है। अब हम जान लेते हैं पोषण संबंधी समस्याओं से जूझने के लिए सरकार ने क्या क्या कार्यनीतियाँ अपनाई हैं। सबसे पहला है आहार या भोजन आधारित कार्यनीति और दूसरी है औषधीय अथवा पोषण आधारित। सबसे पहले हम जानते हैं औषधीय अथवा पोषण आधारित कार्यनीति क्या है और ये किसके लिए है। पोषण आधारित अथवा औषधीय दृष्टिकोण आधारित कार्यनीति के अंतर्गत संवेदनशील समूह अर्थात उन लोगों को जिनमें किसी सूक्ष्म तत्व की कमी की संभावना होती है, कोई सूक्ष्म तत्व की कमी पाई जाती है, ये उनके लिए दी जाती है, उनको उसमें पोषक पूरक पदार्थ दिए जाते हैं। जैसे भारत में स्पेशली विटामिन ए और लौह तत्व की कमी पाई जाती है लोगों में, इसके लिए हमने देखा सरकार अलग अलग स्कीम्स चलाती है। जैसे आपने देखा होगा स्कूल में आपको आयरन टैबलेट्स दी जाती हैं, ये पोषण आधारित अथवा औषधीय आधारित ही एक कार्यनीति है जो सरकार ने अपनाई है कुछ समय के लिए। लेकिन ये कार्यनीति जो होती हैं ये ज़्यादा महंगी होती हैं, कॉस्टली होती हैं और किसी सीमित लक्ष्य के लिए बनाई जाती है। जैसे आयरन टैबलेट्स आपको दी जाती है अरक्तता की कमी दूर करने के लिए, तो इस तरीके से इसका लक्ष्य क्या हो गया, सीमित हो गया कि अरक्तता की कमी दूर करनी है। तो ये इसकी हानियाँ हैं कि ये प्रोग्राम, ये कार्यनीतियाँ महंगी होती है और सीमित लक्ष्य होता है इनका। दूसरी कार्यनीति है आहार भोजन आधारित कार्यनीति।
अब ये क्या है, इसको देख लेते हैं। आहार भोजन आधारित कार्यनीतियाँ एक प्रकार के निवारक और व्यापक कार्यनीति है। प्रिवेंटिव और कॉम्प्रिहेंसिव। प्रिवेंटिव मतलब बचाव करना किसी चीज़ से, व्यापक मतलब बड़े लेवल पे होती है, जिसके अंतर्गत पोषण संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए भोजन को एक प्रमुख माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। भोजन को स्पेशल ऐसा नहीं कि हमें बाहर से कुछ ऐड करना हो, उसमें अलग से दिया जाता है, हम उसी भोजन को प्रमुख रूप से लेते हैं। यह रणनीति सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को रोकने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों से समृद्ध खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और उपभोग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें भी वही है कि जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण रोग होते हैं उसको रोकने के लिए, लेकिन इसमें हमें बाहर से कोई सप्लीमेंट्स नहीं दिए जाते, जैसे हमें आयरन की टैबलेट्स दी जाती है या विटामिन डी के लिए अलग से कुछ दिया जाए, विटामिन ए की टैबलेट्स, मल्टी विटामिन कैप्सूल दिए जाते हैं। ये हो गया औषधीय दृष्टिकोण। लेकिन इसकी जगह पर आहार भोजन आधारित में क्या होता है, हम भोजन ही वो लेने लग जाते हैं जिसमें वो सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। तो ये है कॉस्ट इफेक्टिव है, ये ज़्यादा महंगी रणनीति कार्यनीति नहीं है और ये लंबे समय तक चलती है। तो इस तरीके से हमने देखा सरकार द्वारा 2 तरह से कार्यनीतियाँ अपनाई जाती हैं। आगे हमने देखा भारत में स्वास्थ्य देखभाल। स्वास्थ्य देखभाल भारत में आमतौर पर 3 स्तरीय होती है। सबसे पहले प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर पर क्या होती है, प्राथमिक सेवाएं केंद्र बनाए जाते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। यह सेवा सरकार द्वारा लगभग सभी गांवों तथा जिलों में उपलब्ध करवाई जाती है, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध डॉक्टरों लोगों से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं इलाज करती हैं। प्राथमिक स्तर पर जो सरकारी अस्पताल खुले गए हैं गाँवों जिलों लेवल पर, वहाँ पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं इलाज होता है। हालांकि अधिकतर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में केवल सामान्य बीमारियों का ही इलाज किया जाता है। तो प्राथमिक स्तर पर हमने पाया कि सामान्य बीमारियों का इलाज होता है जो कि निःशुल्क होता है। फिर दूसरा स्तर आता है माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाएं। माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत जिला अस्पतालों को शामिल किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हॉस्पिटल्स होती हैं उनको शामिल किया जाता है। इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को, कई बार कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके लिए रोगी को विशेष जांच, कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती होने तथा अपेक्षाकृत लंबे समय तक इलाज की आवश्यकता होती है। कोई बीमारी ऐसी होती है जिसमें मरीज़ को लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, एडमिट होना पड़ता है, ताकि वो अपनी बीमारी का पता लगा सके। उसके लिए उसे अलग अलग तरह की जाँच करवानी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध डॉक्टर रोगी को बड़े अस्पताल में जाने की सलाह देती हैं, जहाँ पर उसके इलाज के लिए सभी सुविधाएं एवं विशेष डॉक्टर उपलब्ध होती हैं। तीसरा स्तर आता है उच्च स्तर स्वास्थ्य सेवाएं। उच्च स्तरीय अर्थात विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत रोगी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला अस्पतालों से विशिष्ट विशेषज्ञों द्वारा जांच, इलाज तथा देखरेख को शामिल किया जाता है। इसमें स्पेशल डॉक्टर्स के द्वारा टेस्ट किए जाते हैं, इलाज किया जाता है, देखरेख की जाती है। इस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत गंभीर रोगों की जांच के लिए, कोई हमें बड़ी बीमारी हो गई उसकी जांच के लिए MRI करवाना पड़ गया, हमें कैट स्कैनिंग, CT स्कैन करवाना पड़ गया आदि के लिए बड़े शहरों में सरकारी अस्पतालों में जांच इलाज के लिए रोगी को भेजा जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा भारत में स्वास्थ्य देखभाल 3 लेवल पर होती है। प्राइमरी लेवल, प्राथमिक स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर। तृतीय स्तर में रीजनल हॉस्पिटल्स आते हैं, विशिष्ट अस्पताल आते हैं, मेडिकल कॉलेजेस और अस्पताल। इसके अलावा एम्स, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये सारे हमारे उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं हैं। अब हम जान लेते हैं हमारे देश में चल रहे पोषण कार्यक्रम कौन कौन से हैं। सबसे पहला है एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS। यह क्या है? यह प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए एक विस्तारित कार्यक्रम है। इसके अलावा पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे कि राष्ट्रीय रोग निरोधक कार्यक्रम। ये किसके लिए है? विटामिन ए की कमी के कारण अंधापन रोकने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दूसरा है राष्ट्रीय अरक्तता नियंत्रण कार्यक्रम। इसमें क्या है? इसमें लोह तत्व की कमी को पूरा करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमने देखा है कि स्कूलों में आयरन टैबलेट्स दी जाती हैं बच्चों को अरक्तता की कमी पूरी करने के लिए। तो यह एक राष्ट्रीय अरक्तता नियंत्रण कार्यक्रम है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आयोडीनहीनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। नेक्स्ट क्या है? जो आयोडीन की कमी के कारण गलकंड बीमारी, गोइटर नाम की बीमारी हो जाती है, इससे बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोडीनहीनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है आहार पूरक कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, मिड डे मील प्रोग्राम। ये सब बच्चों को पता होगा। ये
प्राइमरी सेक्शन से लेकर मतलब नर्सरी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को स्कूलों में भोजन प्रोवाइड किया जाता है मिड डे मील योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत क्या आता है, सरकार लोगों को स्वरोजगार, छोटे लेवल पे अपना बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करती है और वैतनिक रोजगार योजनाएं, सैलरी बेस्ड उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारा कार्यक्रम है भोजन सुरक्षा कार्यक्रम। भोजन सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या थे ये देख लेते हैं। पहला है जन वितरण प्रणाली, कि लोगों में भोजन को वितरण करना, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, कार्य के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम। इन सभी के अंतर्गत क्या होता है, सरकार भोजन का वितरण करती है। जैसे अभी हमने देखा लॉकडाउन के टाइम पे लोगों को अनाज बांटा गया है, ज़रूरी जो भी सामग्री थी खाना भोजन से संबंधित वो सभी सरकार द्वारा वितरित की गई है। ये किसके अंतर्गत आता है, भोजन सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आया है। अभी हमने जाना हमारे देश में चल रहे पोषण कार्यक्रम कौन कौन से थे। अब हम देख लेते हैं जन पोषण विशेषज्ञ की भूमिका क्या है, वो क्या क्या उसके कार्य क्षेत्र हैं, किस किस जगह पर वो कार्य कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले वह सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी विकासात्मक कार्यक्रमों में काम कर सकते हैं। सरकार के द्वारा जो भी विकासात्मक कार्यक्रम चल रहे हैं उसके अंतर्गत कार्य कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वह विभिन्न राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे कि यूनिसेफ, ऑक्सफैम, डिफिड, FAO, WHO, USAID इत्यादि में भी कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है जन सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ। अपनी शैक्षिक योग्यताओं और विशेषज्ञता के आधार पर राष्ट्रीय समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS में विभिन्न स्तरों पर कार्य कर सकते हैं। अगला है वह सरकारी स्तर पर परामर्शदाता या सलाहकार के रूप में अथवा नीति निर्धारण समितियों में भी कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न अस्पतालों द्वारा रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य तथा शिक्षा के लिए किए जाने वाले विस्तारित कार्यक्रमों में विभिन्न स्तरों पर कार्य कर सकते हैं। एक पोषक विशेषज्ञ के रूप में संस्थाओं में कार्य कर सकते हैं, जैसे कि विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए बड़े पैमाने पर पोषाहार कार्यक्रम चलाती है सरकार, उसके अंतर्गत वो कार्य कर सकते हैं। यह लक्ष्य समूह कोई भी हो सकता है, जैसे छोटे बच्चों, विद्यालय बच्चे हैं, किशोर है, गर्भवती है, दूध पान कराने वाली महिलाएं हैं, वृद्ध और विकलांग इत्यादि, ये कोई भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वह किसी विद्यालय या शैक्षणिक संस्थान में पोषण विशेषज्ञ अथवा स्वास्थ्य परामर्शदाता के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे कि जन सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ के लिए जीविका कैरियर के अवसर कौन कौन से हैं। अब हम बात कर लेते हैं जन सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ के लिए जीविका करियर के अवसर क्या क्या हैं। सबसे पहले अस्पतालों के PSM विभागों में जन सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर सकते हैं। सरकार के पोषण कार्यक्रमों जैसे कि ICDS खाद्य एवं पोषण बोर्ड में हम कार्य कर सकते हैं। क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थानों में पोषण विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर सकते हैं। स्वतंत्र या किसी संस्थान में पोषण परामर्शदाता के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है विद्यालयों, उद्योगों इत्यादि के लिए आहार विशेषज्ञ या परामर्शदाता के रूप में कार्य कर सकते हैं। अगला है शिक्षण और शैक्षिक क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर कार्य कर सकते हैं। और लास्ट है अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जन पोषण तथा स्वास्थ्य क्या है, उससे रिलेटेड सरकार ने क्या क्या कार्यनीतियाँ अपनाई हुई हैं, किस किस लेवल पर स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, ये सारा हमने जाना। किन किन पोषक तत्वों की कमी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इस चैप्टर में हमने जाना है। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके बेटा पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। एक होमवर्क आपको दिया गया था जो प्रायोगिक कार्य है, प्रैक्टिकल है। इस प्रैक्टिकल वर्क में आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल पहले हम देख लेते हैं क्या है। पोषण कार्यक्रमों के लिए पूरक खाद्य पदार्थों को विकसित करना और तैयार करना। इसमें आपको क्या करना है कि पोषण कार्यक्रमों के लिए पूरक खाद्य पदार्थ क्या होते हैं कि जैसे मान लो किसी में विटामिन ए की कमी है किसी व्यक्ति के अंदर, तो उसके लिए हमें पोषण खाद्य पदार्थ बनाना। पूरक खाद्य पदार्थ क्या बनाएंगे हम, पूरक खाद्य पदार्थ कि किसी के लिए पुलाव बना देंगे जिसमें
विटामिन ए के पोषक तत्व पाए जाते हैं जिन फल सब्जियों में। विटामिन ए के पोषक तत्व किसमें पाए जाते हैं, जैसे लाल पीले फ्रूट्स वेजिटेबल में। तो हम पुलाव बना सकते हैं उसके लिए, जिसमें गाजर डली हुई हो। इसी तरीके से हम और पूरक खाद्य पदार्थ बना सकते हैं, जैसे पनीर युक्त या सोयाबीन युक्त पुलाव या दलिया, कमल ककड़ी के कोफ्ते, पोहा इत्यादि, खीर, दूध युक्त मीठा दलिया। तो इस तरीके से हमें पूरक खाद्य पदार्थ बनाने अपने घर पर, और हमें अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है कि किस विधि से क्या क्या सामग्री हमने ली और किस विधि से हमने ये पूरक खाद्य पदार्थ बनाए हैं। तो सभी बच्चे ये अपना कार्य पूरा कर लेंगे, घर पर प्रैक्टिकल भी करेंगे और इसे प्रैक्टिकल फाइल में भी पूरा कर लेंगे। किसी को भी कोई भी क्वेरी है वो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।